तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो इससे पहले की वीडियो में हम बेटा जेनेटिक्स का चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की बिना किसी देरी के फटाफट। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बेटा। आपका होगा डीएनए। डीएनए का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा यहाँ पे, और पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे, और सर्च ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि जिससे पता लगा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डीएनए का इंट्रोडक्शन। अब डीएनए के बारे में जब हमने अपना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम जब न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से डिस्कस किया था वहां पर, तो हमने डीएनए के बारे में काफी हद तक चीजें जानी थी। उन्हीं का एक तरीके से एक रिवीजन भी हो जाएगा और उन्हीं चीजों को आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो जब हम डीएनए के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो चलो पढ़ते हैं क्या होते हैं डीऑक्सीराइबोस और ये सारी चीजें। जब हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए, तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीएनए को हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है इसके कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं। अभी डीएनए मिलकर के किन किन चीजों का मिलकर के बना होता है उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरे होते हैं पेंटोज शुगर। थर्ड वन होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इन चीजों का मिलकर के एक डीएनए बना होता है, या फिर हम बात करें एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड के ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज होते हैं जिनसे कि आपका एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, या फिर जिससे हम बात करें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। अब जब हम लेंथ की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डीएनए की लेंथ होती है। जैसे बैक्टीरियोफाज 5x174 की बात करें तो 5386 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। मतलब इतने उसमें बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स वही आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर अवेलेबल होते हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, जो कि आपका इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, 48502 बेस पेयर्स। इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, इतने बेस पेयर है। एक ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड सेल के अंदर 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। जब हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, एक सेल के अंदर, जब हम ह्यूमन की एक सेल बात करते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, तो इस एक ह्यूमन सेल के अंदर 2 मीटर लेंथ अप्रोक्स डीएनए होता है। अब ये 2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर किस तरीके से अरेंज हो जाता है, किस तरीके से पैक्ड हो जाता है, उसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो डीएनए के इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने जाना कि डीएनए क्या होता है। इट इज अ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे हमने बात करी बैक्टीरिया की, और हमने बात करा यहाँ पर देखी ह्यूमन के अंदर और बैक्टीरियोफाज के अंदर और बैक्टीरियोफाज लैम्डा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। वायरसेस में अलग है, प्रोकैरियोट्स में अलग है, और यूकैरियोट्स में अलग है। जब हम बात करते हैं कि डीएनए की लोकेशन क्या होती है, डीएनए की लोकेशन, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले न्यूक्लियस में बात करते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड ये आपका प्लास्टिड में प्रेजेंट रहता है। तो ये तीन चीजें आपको डीएनए के लोकेशन के बारे में ध्यान रखनी है। अभी हमने बात करी थी कंपोनेंट्स की, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेसिस है, पेंटोज शुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप है। जब हमने अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर डिस्कस करा था तो हमने पेंटोज शुगर के बारे में जाना था कि पेंटोज शुगर का मतलब क्या है। यहां पर हम थोड़ा समझते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स को एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर क्या है बेटा? एक 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर क्या मतलब क्या है? कि इसमें 5 पेंटासाइक्लिक रिंग है, मतलब एक तरीके से पेंटासाइक्लिक रिंग है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है। इसके पास अपने अपने कार्बन होते हैं, CH2OH 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसके पास 5 कार्बन हो गए इसके। H H OH OH
और यहां पर H। तो ये एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। इस पेंटोज शुगर का नाम है राइबोज शुगर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहां पे। अब दूसरा हमने बात करी थी, इसके पास डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एन भी लिख दे रहे हो शॉर्ट फॉर्म में, याद रखिएगा। नाइट्रोजनस बेसिस बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। अगर आप में से किसी को भी इनके स्ट्रक्चर याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा यस, और जाकर के प्लीज उस वीडियो को देखिए बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड, जब मैंने डिस्कस करा था बायोमोलिक्यूल्स वाली जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर के चेकआउट कीजिए प्लीज जल्दी से जाके। प्यूरिन्स, प्यूरिन्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। पायरिमिडीन्स आपके तीन होते हैं, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है यूरासिल। यूरासिल होता है किसके केस में? आरएनए के केस में, याद रखना है। और थाइमिन होता है आपका डीएनए के केस में, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जो थर्ड कंपोनेंट था, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है आपके डीएनए को, डीएनए की बैकबोन में प्रेजेंट रहता है और डीएनए को हेल्प करता है एक तरीके से बाइंड होने पे कुछ प्रोटीन्स के ऊपर, उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो डीएनए के मेन रहते हैं, जिनका नाम है एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो चलिए डिटेल में और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं और किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है। हमने बात करी थी न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड के केस में क्या होता है, सबसे पहले आपका एक शुगर, शुगर मॉलिक्यूल आया प्लस आपका नाइट्रोजनस बेसिस। अब यहां पे इनका फिगर बनाते हैं, ये दोनों, ये फिगर क्रिएट हुआ। OH OH H और H और OH, ये 5 कार्बन शुगर हो गई। अब जब डीएनए की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना डीएनए के अंदर सेकंड प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब यहाँ पर सेकंड प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओनली सिर्फ H प्रेजेंट रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। आरएनए के केस में हमेशा सेकंड प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो OH है, यहां पर ये OH रिप्लेस हो जाता है और आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। फाइनली वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में दो H यहां से निकलते हैं, एक और H यहां से आता है नाइट्रोजनस बेसिस से, और फाइनली यहां पर कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है। नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी हो सकता है, प्यूरिन्स भी हो सकता है, पायरिमिडीन्स भी हो सकता है, पायरिमिडीन्स में से कोई हो सकता है या फिर प्यूरिन्स में से कोई भी एक हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एडेनिन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वापस से, यहां पर हमारा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड हो चुका है, ये H आ गया, H H H OH H CH2 OH। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है बेटा, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। जब आपका एक पेंटोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस, ये रहा आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इसको नाइट्रोजनस बेस, और ये रही आपकी एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, जिसे आप राइबोज शुगर भी कहते हैं या फिर आप इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड प्राइम OH प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब हमें इसे न्यूक्लियोटाइड बनाना होता है तो इस नाइट्रोजनस बेस में हम ऐड कर देते हैं शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप। अभी हमने देखा कि शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस था तब हमने उसे न्यूक्लियोसाइड कहा, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। अब हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें क्या ऐड करना है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब हमें एक और चीज ऐड करनी है जिसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, याद रखना है आपके, फॉस्फेट ग्रुप अटैच, इस बात को आपको मार्क कर लेना, अटैच एट द फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके एक न्यूक्लियोटाइड का क्रिएट होगा, तो चलिए बनाते हैं।
ये स्ट्रक्चर CH2, यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया और फाइनली OH, H, H, H और फाइनली H, और यहां से आपका एक अटैच है नाइट्रोजनस बेस, और कौन सा है? एडेनिन। एडेनिन हो सकता है कोई सा भी, यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है। तो ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा आपका शुगर, और ये रहा आपका नाइट्रोजनस बेस, और ये रहा आपका शुगर। तो आपको ध्यान रखना है इन्हीं चीजों का। तो ये बना है आपका एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। तो जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए क्या था, आपको याद हो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट, तो डीएनए में मैंने कहा था इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसी तरीके से और भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो चलिए देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरीके से दिखती है। ये जो चेन आपको दिख रही है यहां पर, ये CH2, और फाइनली इसी इसी जो ये स्ट्रक्चर है इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया गया है। तो आप जब टिल्ट करके इसे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो एडेनिन आपको दिख रहा है वो उसका एक 2D में स्ट्रक्चर बना करके दिखा रखा है। इससे अगर आप टिल्ट करेंगे तो एडेनिन जो है वो अंदर की साइड लाई करता है। यहां पे देखिए एडेनिन अंदर की साइड लाई कर भी रहा है। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उससे अटैचमेंट होगा, उससे जो अटैचमेंट होगा यहां पर होगा। ये जो थर्ड प्राइम आपको दिख रहा है, थर्ड प्राइम OH ग्रुप, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एंड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड attach by the phosphodiester linkage, phosphodiester linkage। तो थर्ड प्राइम ग्रुप पे आपको याद रखना है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कहां आएगा, थर्ड प्राइम OH ग्रुप पे। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में यहां पे कौन सी लिंकेज होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसे हम एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपको ध्यान रखना लिंकेज। और यहां पर कौन सी लिंकेज होगी, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में, यहां पर भी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगी, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहां पर हमने 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, तो उनको अभी देखते हैं फटाफट। ये जो 3 बॉन्ड्स के बारे में अभी हमने बात करी ना बच्चों, एक ये एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक आपको ये ध्यान रखना है ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 3 बॉन्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एक जो बन रहा है वो बन रहा है फॉस्फेट ग्रुप और आपके शुगर के बीच में। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर के बीच में। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड होगा 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाएगा और फाइनली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होती जाएगी, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। यहां पर जो ये आपको दिख रहा है ये आपकी कैसी लिंकेज है, ये एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो लिंकेज होती है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये जो लिंकेज है यहां पे आपको दिख रही है, ये जो लिंकेज है बेटा, ये जो लिंकेज है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ये जो लिंकेज है ये एक तरीके से क्रिएट करती है बैकबोन, क्रिएट बैकबोन ऑफ डीएनए। इस लिंकेज का नाम क्या था, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, और ये भी आपकी एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज थी जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड होते हैं। और एडेनिन और आपकी शुगर के बीच में जो लिंकेज होती है इसका नाम होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये 3 लिंकेज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किन के बीच में बनती है, किन के बीच में फॉर्म होती है। अब जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में अटैच होती हैं, वो अटैच होती हैं आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहां पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड ये। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है,
जब टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर attached with the hydrogen bond between nitrogenous bases। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कैसे, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब एक चारगफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, चारगफ रूल्स। सबसे पहली बात, चारगफ रूल अप्लाइड जो होते हैं बेटा, वो अप्लाई होते हैं ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर अप्लाई नहीं होंगे। उन्होंने एक और बात कही थी, प्यूरिन्स इक्वल्स टू पायरामिडीन्स, ठीक है, प्यूरिन्स इक्वल्स टू 50%, प्यूरिन्स इक्वल्स टू 50%, 50%, ठीक है, याद रखिए 500 नहीं है, ये 50%, ठीक है, 50%, एंड प्यूरिन्स प्लस पायरामिडीन्स इक्वल्स टू 100%। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी से ही आपके आगे आने वाले सवाल जो होंगे वो निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा भी जाता है कि किसी डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर या फिर किसी भी डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर अगर आपका एडेनिन दे रखा है आपको 30%, तो आपसे अगर ग्वानिन पूछे तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि हम जानते हैं एडेनिन और ग्वानिन दोनों के दोनों प्यूरिन्स है, और प्यूरिन्स इक्वल्स टू 50% होता है। यहाँ पे अगर ये 30% दे रखा है तो ग्वानिन हमारा ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपको प्यूरिन दे रखा हो और अगर आपको पायरामिडीन्स निकालना हो और पायरामिडीन्स पूछे भी हो, फॉर एग्जांपल ए आपका 30% दे रखा है तो और आपसे साइटोसिन पूछ ले, तो उसके लिए भी एक और चीज होती है कि एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन एंड ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन। जब आपको एडेनिन और ग्वानिन पता लग गए तो साइटोसिन ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो ग्वानिन हो जाएगा आपका कितना, साइटोसिन हो जाएगा आपका 30%, क्योंकि ग्वानिन यहां पर आपका 30% है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फीचर हैं। अभी हमने डबल चेन के बारे में जाना कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो आपस में डायरेक्शन में होती है कुछ इस तरीके से। हमने अभी देखा कि एक तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप रहता है ओपन और दूसरी तरफ 3 प्राइम OH ग्रुप। तो इसी की अपोजिट डायरेक्शन में जो दूसरी चेन होगी उसका एक तरफ होगा 5 प्राइम और दूसरी तरफ क्या होगा 3 प्राइम OH ग्रुप। तो इसी डायरेक्शन में दो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है। कुछ फीचर हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के, चलिए उन्हें देखते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को, सबसे पहला फीचर जो है, इट कंप्राइजेस 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये हम बात कर चुके हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब अगर एक है तो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में और अदर होगी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। अगर एक आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है स्टैंड, तो दूसरा स्टैंड इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, इस तरीके से। बेस पेयरिंग, थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड guanine pairs with cytosine with triple hydrogen bond. This create a uniform distance between the two strands. Coiling, the chain is right handed fashion में, right handed fashion में coiled होती है, मतलब कुछ इस तरीके से। The pitch of the helix is 3.4 nanometer and roughly 10 base pair per turn, 0.34 nanometer distance between the base pair. जब हम इस हेलिक्स की बात कर रहे हैं, जो हेलिक्स हमारे आंखों के सामने है, इस हेलिक्स के अंदर आप लोग देखिए, ये जो हेलिक्स है इसका जो एक टर्न है, एक टर्न कितना बड़ा है, इसका 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न है। उस एक टर्न के अंदर 10.5 बेस पेयर आता है, 10.5, और एक नाइट्रोजनस बेसिस से दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। और जब हम बात करते हैं डायमीटर की, तो एक डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ मेजर ग्रुप्स होते हैं, कुछ माइनर ग्रुप्स। जो हिस्सा अंदर की साइड ज्यादा है उसे हम कहते हैं मेजर ग्रुप, और जो हिस्सा बाहर की साइड है उसे हम कहते हैं माइनर ग्रुप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टैकिंग, तो फिफ्थ पॉइंट है स्टैकिंग। स्टैकिंग द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर कन्फर्मिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब एक नाइट्रोजनस बेसिस दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर एक स्टैक की तरह रखा होता है। जब आप जैसे आपने सिक्के देखे होंगे ना, सिक्के एक के ऊपर एक रहते हैं, उनके बीच में एक
नैनोमीटर की डिस्टेंस भी होती है सिक्कों के बीच में। तो जब हम देखते हैं तो डीएनए के अंदर जो बेस पेयर है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहती है, जिसे हम स्टैकिंग से बोलते हैं कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर स्टैक की फॉर्म में है। इससे क्या होता है, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है स्ट्रक्चर में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा उसमें था हमारा डीएनए के बारे में। हमने पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करा, और हमने बात करी कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनने के। और हमने बात करी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या क्या फीचर शो करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने जाना। और हमने चारगफ रूल के बारे में भी पढ़ा। चारगफ रूल ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ही अप्लाई होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर अप्लाई नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। पैकेजिंग, अब आप लोग खुद ही एक बात सोचो, 2 मीटर लेंथ का डीएनए है और वो एक जो नेकेड आई से नहीं दिख सकती, एक इतनी छोटी सी सेल के अंदर किस तरीके से पैक्ड होगा। तो उसकी पैकेजिंग में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, कौन कौन सी पैकेजिंग होती है, किस तरीके से पैकेजिंग होती है, उन्हीं सब चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, उसी को यहां पर लिया गया है, उसी को इजीली एक्सप्लेन करके हम देखते हैं क्या ये टॉपिक कहता है और समझते हैं इसे। देखो, पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए हेलिक्स। जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं, जो डीएनए होता है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए के बारे में हम जानते हैं, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, इतनी बात हमें पता है। अब पैकेजिंग के लिए हमें प्रोटीन भी चाहिए होता है, और यहां पर जो पैकेजिंग होती है डीएनए की किस प्रोटीन के ऊपर, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 4 तरीके के हैं यहां पर। सबसे पहला है H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 तरीके के प्रोटीन हैं, H2A, H2B एंड H3 एंड H4। ये दो दो की क्वांटिटी में, मतलब ये डबल होते हैं, ये भी 2 होते हैं फॉर्म में, ये भी डबल और ये भी डबल, तो मतलब टोटल 8। वेट, तो टोटल 8 प्रोटीन्स हो गए। तो इन 8 प्रोटीन्स को हम कहते हैं ऑक्टामर। 8 को हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर। जब ये प्रोटीन आपस में अरेंज होते हैं तो बनाते हैं आपके हिस्टोन ऑक्टामर, इसी को कहा जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। एक और हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसका नाम है H1 हिस्टोन, इसे हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन। ये इस हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा है, ये जो आप सर्कल की फॉर्म में देख रहे हैं, ये रैप्ड अराउंड तो डीएनए है इसका, और फाइनली ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, स्फेयर आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें फर्स्टली आते हैं आपके H3, H4, 2 H3 और 2 ही H4 आते हैं। ठीक है, ये H3 हो गए और ये 2 H4 हो गए, और फिर उसी के बाद आते हैं आपके H2A, और फिर आपका H2B। तो ये कंप्लीटली आपका एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज होते हैं और कहलाते हैं आपके हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर इनके जो सरफेस पे ना, इनकी सरफेस पे प्रोटीन है, सभी की सरफेस होगी, सरफेस के ऊपर आपके पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन स्पेशली, और भी होते हैं हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये दोनों अमाइनो एसिड काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो ऑक्टामर है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये हमारे नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने ऊपर राउंड अप कर लेगा, रैप्ड कर लेगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वापस से घूम करके फाइनली ये जो डीएनए है आपको दिख रहा है रैप्ड अराउंड, तो इस तरीके से
आपका डीएनए रैप्ड अराउंड हो जाता है। एक वो ले लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। S3B और फाइनली अब डीएनए। तो डीएनए कुछ इस तरीके से लिंक्ड होता है, ये आपको दिख रहा है, ये ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है रैप्ड डीएनए और ये है आपके हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेटा, ये जो बाहर निकला हुआ डीएनए है इसी को कहा जाता है लिंकर डीएनए। इसी लिंकर डीएनए से नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोसोम या फिर हम बात करें हिस्टोन ऑक्टामर अपने प्रोटीन के साथ अरेंज्ड होगा, अटैच्ड होगा। उस पर वापस से वही डीएनए आएगा सेम टू सेम अटैच होकर के, इसी तरीके से नेक्स्ट। तो इसी तरीके से सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं डीएनए या फिर हम बात करें न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं अभी बताते हैं। ये लिंकर डीएनए होता है और यहाँ पर होता है आपका H1 हिस्टोन, इसी को हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं। और लिंकर हिस्टोन पे आपका कुछ डीएनए बाइंड रहता है। अब कितना डीएनए ऑक्टामर के ऊपर बाइंड है और कितना लिंकर हिस्टोन के साथ बाउंड है वो देखते हैं। जब हम बाउंड की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर का जो डीएनए होता है वो बाउंड फॉर्म में रहता है, 146, और 22 बेस पेयर अप्रोक्स, ठीक है, ये हिस्टोन डीएनए के साथ बाइंड रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड रहता है, लिंकर हिस्टोन के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, हमने पैकेजिंग के बारे में बात करी। अब ये जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है हिस्टोन का, ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम, जिसमें आपका जैसा आपको फिगर के अंदर दिख रहा है यहाँ पर आपका एक हिस्टोन भी है, लिंकर डीएनए भी है, ये आपका लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, और ये आपके ऑक्टामर हो गया, ऑक्टामर, और ये रैप्ड डीएनए। तो इसे हम कहते हैं एक न्यूक्लियोसोम। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं लिंकर डीएनए के जरिए, जैसा कि आपको नीचे की फिगर में दिख रहा है। जैसे ये H2A और अनदर H2A है, वो पीछे की साइड होगा क्योंकि इट्स अ 3D स्ट्रक्चर, इट इज अ 3D दिखा रखा है इसमें थोड़ा पीछे से, 3D स्ट्रक्चर। ये लिंकर डीएनए है आपका, और फाइनली डीएनए आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे रैप्ड 146 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऑफ अ डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। अभी हमने बात करी कि पैकेजिंग किस तरीके से हुई, मतलब एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कितना बेस पेयर का डीएनए बाइंड। उसी तरीके से ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अटैच रहते हैं लिंकर डीएनए के जरिए और बनाते हैं आपके कुछ एक कंप्लीट पैकेज क्रोमोसोम। और वो किस तरीके से फॉर्म होता है देखते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा 2 नैनोमीटर की विड्थ का, जिसकी हमने बात करी थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो 2 नैनोमीटर का था। फिर उसके बाद फाइनली वो 11 नैनोमीटर में ट्रांसफर होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जैसा ये आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहा है, ये एक न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है, ये एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पर। तो बहुत सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4 न्यूक्लियोसोम के ऊपर। फिर 30 nm फाइबर, जिसे हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये आपका यहाँ पर फिगर में साथ साथ देखते जाइए, 13 nm फाइबर आपको दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बनाता है, काफी पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद बनता है आपका लूप डोमेन। लूप डोमेन होता है 300 नैनोमीटर। फिर उसके बाद स्कैफोल्ड प्रोटीन और एसएमसी प्रोटीन, ये एक क्लास है प्रोटीन की जो आपके नॉन स्टोन प्रोटीन्स के अंदर भी आते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। फिर उसके बाद आता है क्रोमैटिड, जो 700 नैनोमीटर कंडेंसिन और कोहेसिन प्रोटीन्स आकर के अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है। और फाइनली मेटाफेज क्रोमोसोम, और एक आपका हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं मेटाफेज के अंदर। और ये आपका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है आपका 1400 नैनोमीटर का, जो एक आपको क्रोमोसोम नॉर्मली आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से पैक्ड होता है, ये एक कंप्लीट सीक्वेंस दे रखा है। सबसे पहले हमारा 2 nm था, फिर उसका 11 nm फाइबर, फिर उसके बाद आपका 13 nm फाइबर, जिसे हमने सोलेनॉइड स्ट्रक्चर भी कहा था, इसी को कहते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आपका लूप स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आपके स्कैफोल्ड प्रोटीन्स आते हैं। स्कैफोल्ड प्रोटीन और एसएमसी प्रोटीन, यही आपके नॉन स्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एनएचएमसी जिसे कहते हैं।
फिर आते हैं क्रोमैटिड 700 फाइबर, जिसके अंदर कंडेंसिन और कोहेसिन प्रोटीन्स आकर के और उसे कंडेंस कर देते हैं आपके क्रोमोसोम डीएनए को। फिर उसके बाद फाइनली हाईली कंडेंस्ड फॉर्म जो होती है 1400 नैनोमीटर की, जो आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जिसे आप लोग नॉर्मली क्रोमोसोम देखते हो या फिर आप कहते हो, बनाते भी हो आप डायग्राम में हम इस तरीके से बनाते हैं कुछ, तो वो यही स्ट्रक्चर होता है मेटाफेज वाला। स्कैफोल्ड प्रोटीन्स और हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ये काफी सारे ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल है स्कैफोल्ड्स प्रोटीन, और इनके साथ एसएमसी भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पैकेजिंग होती है। 2 मीटर की लेंथ का डीएनए जिसकी वेट थी 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर से मतलब साइज उसका बढ़ता गया। हमने देखा कि नैनोमीटर में हम जितना साइज बढ़ाते हैं मतलब वो साइज और पैक्ड होता जा रहा है, उसका साइज घटता जा रहा है, उसकी वेट तो बढ़ रही है लेकिन उसकी लार्जनेस कम होती जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में डीएनए इज हेल्ड विद द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, मतलब वही आपके हिस्टोन प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए जो रीजन होता है उसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, और साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड डीएनए रहता है। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्ज लूप की शेप में आकर रहता है, क्योंकि हम जानते हैं सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में histone, a set of positively charged basic proteins rich lysine and arginine residues. Histone octamer होता है। Histone are organized to form a unit of 8 molecules, दो H2A होते हैं, दो H2B, दो H3 और दो H4। Nucleosome, negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, contain the 200 base pairs of DNA helix. क्रोमैटिन, ये यहाँ पर 200 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली बता रखा है आपका 146 के अराउंड तो रैप्ट होता है, और बाकी जो होता है 22 और समथिंग काइंड ऑफ 44 के अप्रॉक्स जो डीएनए होता है, 34 के मैंने बताया था, वो लिंकर डीएनए है, बाकी का लिंकर डीएनए। तो टोटल इसमें बता रखा है कंटेन, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन यूनिट है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैल्यू चेंज होती है। क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीट यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, appears as a beads on a string under the electron microscope। अब beads on a string कौन सा था, यहाँ पे देखते हैं। ये जो beads on a string है ना, ये इसी को कहा जाता है जो 11 mm फाइबर है, ये आपको देख रहा है 11 mm, इसी को कहते हैं बेटा beads on a string। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है ये, this is a beads on a string, यहाँ पे। Finally, chromosome, chromatin fiber condensed at the metaphase stage of a cell division to form a chromosome. Non-histone chromosomal protein NHCP required to package chromatin at a higher level, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं NHPM, जो नॉन हिस्टोन NHPM नॉन हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यही आकर के फाइनली उसे हायर लेवल पे पैकेज करते हैं, हेल्प करते हैं। अब दो तरीके के रीजन फॉर्म होते हैं जब क्रोमोसोम पैक्ड हो जाता है, कंप्लीटली पैक्ड हो जाता है, तो उसमें दो तरीके के रीजन फॉर्म हो सकते हैं। देख, एक तो पैक्ड डीएनए काफी ज्यादा, ठीक है, जब हम 14 नैनोमीटर की बात करें, 1400 नैनोमीटर की बात करें, यहाँ पे पीछे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो काफी ज्यादा पैक्ड रीजन। अब कुछ रीजन इसमें ऐसे होते हैं जो लूज रहते हैं, और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली पैक्ड रहते हैं, कुछ रीजन ऐसे छूट जाते हैं पीछे। तो हम उन रीजन को देखते हैं। वो रीजन है, पहला है आपके यूक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड, स्टेन लाइट एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। देखो कैसे, अब डीएनए है हमारा, डीएनए है जैसा अभी हमने जैसे क्रोमोसोम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये हाईली पैक्ड क्रोमोसोम है 1400 नैनोमीटर का। इसमें जो डीएनए है, यहाँ से हमने स्मॉल पोर्शन उठाया और यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका ये न्यूक्लियोसोम है, और फाइनली कुछ ये लिंकर डीएनए और बीच में कुछ आपका लूज डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे ये फिर से एक डीएनए, ये जो लूज डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जीन होंगे, ये जो हमारा डीएनए फाइनली जीन होंगे। अब ये जीन क्या होता है, इनका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, ये फाइनली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। स्टेन करते हैं तो ये लाइट कलर के दिखेंगे हमें, और ये काफी लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यूक्रोमैटिन कहा जाता है। जो लूज होते हैं वो यूक्रोमैटिन, जो टाइट होते हैं, जो डेंस्ड होते हैं, जो हाईली पैक्ड होते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड, स्टेन डार्क और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। इनएक्टिव का मतलब यहाँ जैसे ये जो है टाइट है, तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब यहाँ पे ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो सकता, ना ही ट्रांसलेशन हो सकता,
ना ही कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकता। नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, इसे हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, 1928 में। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वर्क विद द स्टेफिलोकोकस निमोनी, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। मतलब वो एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉज करता है। इन्फेक्टिंग द माइस, उन्होंने माइस को इन्फेक्ट करा। उन्होंने अलग अलग स्ट्रेन ली। स्ट्रेन का मतलब होता है कि उन्होंने अलग अलग वेराइटी के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जैसे एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, वायरुलेंट होता है, हैज अ म्यूकस कोट। वायरुलेंट होने का मतलब कि वो अपनी वायरुलेंसी शो कर सकता है, मतलब वो इन्फेक्ट कर सकता है, निमोनिया कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। अगर उसे माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो फाइनली उसकी डेथ हो गई। एक था आर स्ट्रेन, एक था एस स्ट्रेन, एक था आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन रफ कॉलोनीज, नॉन वायरुलेंस, नो कोट, मतलब कि उसके अंदर वायरुलेंस कोट नहीं था, मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी वायरुलेंसी शो करने वाली एंटीजेनिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ना वो निमोनिया कर पाया, जिसकी वजह से डेथ नहीं हुई। माइस जो है वो जिंदा रह गया जब उसे इंजेक्ट करा गया, जैसा यहाँ पर दिखा रखा है। लिविंग एस सेल्स डाले, जब हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के एस स्ट्रेन डाले तो फाइनली माइस जो था माउस कॉन्ट्रैक्ट निमोनिया और वो किल हो गया, डेथ हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं आर स्ट्रेन डालते हैं जिनके ऊपर नॉन वायरुलेंट फैक्टर है उसके पास, मतलब ऐसी कोई पावर नहीं है वायरुलेंसी की, या फिर हम बात करें एंटीजेनिसिटी कॉज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया माइस लिव। अब फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने डाला हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब है कि जो उसकी वायरुलेंसी थी खत्म कर दी जाती है हीट के द्वारा, और फिर उसके बाद उसे इंजेक्ट करा गया निमोनिया के बैक्टीरिया को माइस के अंदर, तो वो जिंदा रह गया, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट ये फर्स्ट था, दूसरे बाद ये सेकंड करा, फिर उसके बाद थर्ड ये हीट किल्ड था। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, इस हीट किल्ड एक्स को प्लस इन दोनों को मिला करके, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को मिला करके दोनों को एक साथ इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। देखो, लिविंग आर सेल्स पस एंड हीट किल्ड एस सेल्स, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आपका लाइव आर स्ट्रेन, ये दोनों के दोनों ही आपके इंजेक्ट करे माइस के अंदर, तो माइस डाई। सोचो यहाँ पे जब उन्होंने नॉर्मली आर स्ट्रेन डाला था तो माइस यहाँ पर जिंदा था सेकंड के केस में, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ माइस को डाला लाइव स्ट्रेन के साथ, तो माइस डाई हो गया। लिविंग एस बैक्टीरिया रिकवर्ड, तो एस बैक्टीरिया वापस से रिकवर्ड हो गया, ठीक है, और माइस डेड डाई हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? कुछ ना कुछ चीज आप सोचो ऐसी रही होगी कि जब उन्होंने हीट किल्ड का मतलब था कि उसके अंदर से वायरुलेंसी फैक्टर खत्म कर दिया गया है, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा बैक्टीरिया है जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसके अंदर से वायरुलेंसी पावर को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। प्लस उन्होंने डाला आर स्ट्रेन, ठीक है, इन दोनों को मिला करके ये डाला फाइनली एक माउस के अंदर। ये माउस है, ये मैं माउस बनाता नहीं हूँ, समझ लेना बेटा, ये माउस है, ठीक है। इस माउस के अंदर डाला। अब माउस की जो बॉडी थी वो एक तरीके से उनके लिए मीडिया का काम करी, और फाइनली वो बैक्टीरिया ग्रो करे, वो दोनों के दोनों बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनी इंक्रीज करी, और काफी हद तक जब उन्होंने अपनी कॉलोनी इंक्रीज कर दी, तो आप लोग जानते हो जब कोई भी म्यूटेशन होता है, या फिर हम बात करें जब कोई भी चीज लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करी जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा एक लीनियरिटी आ जाती है, एक चेंज आ जाता है। देखो, तो हीट किल एस बैक्टीरिया जो एस स्ट्रेन था, फाइनली उसने आर स्ट्रेन को कैसा बना दिया, वायरलेस फैक्टर डेवलप कर दिया। तो कंक्लूजन ये निकला, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वर ट्रांसफॉर्म्ड बाय अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। मतलब आर स्ट्रेन के पास कुछ ऐसे वायरलेंस फैक्टर आ गए एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन की वजह से, इनेबल देम टू सिंथेसाइज अ स्मूथ कोट एंड बिकम वायरुलेंट। मतलब जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, वो कॉज कर पा रहा था आपकी वायरुलेंसी के साथ, एंटीजेनिसिटी का कॉज कर पा रहा था निमोनिया को, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई थी। मतलब एस स्ट्रेन वाले ने कुछ ना कुछ यहाँ से जो बैक्टीरिया थे यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ इनके बीच में, क्योंकि कॉलोनीज बनेंगी तो फाइनली अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। तो ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तीन तरीके के इनमें एक्सपेरिमेंट हुए थे,
बेसिकली 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन डाला जो वायरलेंस था और माइस डाए। दूसरे में उन्होंने आर स्ट्रेन डाला जिसमें माइस लीव हो गया क्योंकि उसके पास कोई वायरलेंस फैक्टर नहीं था। तीसरे में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला जिसमें माइस जिंदा बच गया। चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर स्ट्रेन डाला जिसके पास वायरलेंस फैक्टर नहीं था और उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, तब माइस डाई हो गया। और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो आर स्ट्रेन को वायरलेंसी फैक्टर डेवलप करने में हेल्प कर रही है और ये ट्रांसफॉर्म हुई है आपकी एस स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि एस स्ट्रेन के डालने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के डालने के बाद ही आर स्ट्रेन वायरलेंस हुआ है, क्योंकि हमने पहले इस एक्सपेरिमेंट में डाल के देख चुके हैं आर स्ट्रेन जिससे माइस जिंदा था, लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो डाई हो गया था। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से हमें ये पता लगा, साइंटिस्ट को ये पता लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो एस स्ट्रेन है वो फाइनली आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो वायरलेंसी डेवलप कर पा रहा है और निमोनिया कॉज कर पा रहा है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1933 से 1944 की तरफ। जो ये साइंटिस्ट थे जो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे उनका नाम था ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट याद करो, वही एक्सपेरिमेंट जिसमें लास्ट में क्या हुआ था, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, उसे प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ डाला था, आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट था, लेकिन इसके साथ मिला करके डालने से माइस जो था वो डाई हो गया था, माइस डाई। अब उन्होंने क्या करा, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से बायोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करा, बायोकेमिकल्स एक्सट्रैक्ट करने का मतलब उसमें से उन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जितने भी बायोकेमिकल्स थे सब निकाले, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जितने भी होते हैं, यही सारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सबका एक्सट्रैक्ट करा। अब उन्होंने एक एक करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चालू करा। उन्होंने देखा कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से जब आरएनए ट्रीटमेंट या फिर हम बात करें प्रोटीनेज ये ट्रीटमेंट करा जाता है, तो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा और प्रोटीनेज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो इनके साथ पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट यही परफॉर्म करा, उन्होंने आरएनए से और प्रोटीनेज डाला, जिसकी वजह से हीट किल्ड बैक्टीरिया के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और उन्होंने वापस से इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ डाला और फिर से माइस का जो एक्सपेरिमेंट था वो माइस डाई हो गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है इनके। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनए डाला जो डीएनए को डिग्रेड कर देता है, डीएनए डाला, डीएनए एंजाइम, जिसकी वजह से जो डीएनए था वो डिग्रेड हुआ, डीएनए डिग्रेड। अब डीएनए डिग्रेड हो गया, उसके बाद उन्होंने हीट, जिसका डीएनए डिग्रेड था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आपका आर स्ट्रेन डाला, तो माइस था वो डाई नहीं हुआ, नॉट डाई, मतलब माइस लिव, माइस जिंदा रह गया। अब इससे ये पता लगा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो आपका डीएनए है, क्योंकि जब हमने आरएनएस डाला और प्रोटीनेस डाला तो प्रोटीन डिग्रेड हो गया, हमारा आरएनए डिग्रेड हो गया, तो आरएनए और प्रोटीन तो हमारे कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं थे, क्योंकि उसके बाद भी जब हम ट्रांसफर कर रहे थे माइस के अंदर तो माइस किल्ड हो जाता। लेकिन जब हमने डीएनए डाला, डीएनएस डाला, तो जिसने डीएनए को तो डिग्रेड कर दिया, और जिसकी वजह से जब हम हीट किल्ड एस बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला तो उसके बाद फाइनली जो माइस था वो जिंदा रह गया। तो कंक्लूजन इज दैट द डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि आपका ट्रांसफर हो रहा था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन वायरस से। तो बच्चों चलो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल, द जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो था ग्रिफिथ का, और फाइनली जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो था बायोकेमिकल एनालिसिस का। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था ये था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज प्रिंसिपल, या फिर हम अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये हुआ था 1952 में। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर
उन्होंने बैक्टीरियोफाज वायरस का यूज करा जो कि आपका इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। उन्होंने दो तरीके की कंडीशन रखी, दो तरीके के मेथड रखे। पहला मेथड था जिसमें उन्होंने सल्फर का यूज किया, 35S सल्फर, मतलब इट इज अ रेडियो एक्टिव सल्फर विच इज गिव द फ्लोरेसेंट लाइट। हम रेडियो एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सेकेंड जो मेथड था उसमें उन्होंने 32 फॉस्फोरस, दिस इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर। अब अमाइनो एसिड जो प्रोटीन कोट होता है, हम लोग जानते हैं जो प्रोटीन मिलकर के बने होते हैं वो अमाइनो एसिड के मिलकर के बनते हैं, और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन सल्फर कंटेनिंग डीएनए नहीं होता। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? एक होता है मिथ्योनिन, दूसरा होता है सिस्टीन। यही दोनों अमाइनो एसिड फाइनली प्रोटीन कोट में होंगे, किसके? बैक्टीरियोफाज वायरस के। और फॉस्फोरस कहाँ होता है? फॉस्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें यह पता चला कि जब जो वायरस कंटेन करता है अपने डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और प्रोटीन कोट के अंदर अपना रेडियो एक्टिव सल्फर, तो पहले उन्होंने इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरियल सेल को, और फाइनली उसके बाद ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग करने के बाद जैसे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के वक्त ही वायरस जो होता है अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। इंसर्ट करने के बाद ब्लेंडिंग एक प्रोसेस है। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि जो डिटैच हो जाते हैं वायरसेस सरफेस से, डिटैच होने के बाद फाइनली जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब उन दोनों ही रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप स्लैब लेबोरेटरी की स्लैब और उस पर ये सब परफॉर्म करें, नहीं, ये सब एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर होते हैं, एक माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो फाइनली जब उस ट्यूब के अंदर एनालिसिस करा गया तो देयर इज अ नो सल्फर इन द सेल, क्योंकि बैक्टीरियोफाज वो डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि जितना भी सल्फर था वो उनके प्रोटीन कोड के अंदर था, और बैक्टीरियोफाज केवल अपना डीएनए ही इंसर्ट करते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो फाइनली डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जो निकला था वो आपका डीएनए ही था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से भी यही हमें साबित होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी मेजर करी गई थी वो डीएनए की वजह से ही मेजर करी गई थी। डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा था आपका बैक्टीरियोफाज वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। तो यही कंक्लूजन निकला था, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस हैविंग द रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस हैविंग द रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव। मतलब जिस मिक्सचर में प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, सल्फर कंटेनिंग रेडियो लेबल्ड सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन थे, तो फाइनली शो नहीं हो रहे थे, और जिसके अंदर रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे थे। तो कंक्लूजन, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो ये था एक फाइनल प्रिंसिपल। अभी हमने सर्च ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल में 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। पहला हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, दूसरा हमने बायोकेमिकल एनालिसिस पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अब हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब हम बात करने वाले जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जेनेटिक मटेरियल एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन करता रहना चाहिए डीएनए को, वरना तो सेल भी डाई हो जाएगी। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन होते रहना चाहिए, स्लो चेंज, ऐसा नहीं कि रैपिड होता रहे कि आज हो रहा है फिर कल कुछ है कल से कुछ और, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो फिर डिजीज हो जाती है। ठीक है, स्लो म्यूटेशन रेट होना चाहिए, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये 4 कुछ फीचर्स हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल में होने ही चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन, अब डीएनए और आरएनए के बीच में यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है, डीएनए और आरएनए के बीच कौन सा हमारा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और कौन सा बेस्ट होता है और क्यों होता है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डीएनए इज मोर स्टेबल, सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप इन आरएनए मेक्स इट लेबाइल एंड डिग्रेडेबल, क्योंकि आरएनए के केस में क्या होता है कि आरएनए की जो पेंटोज शुगर होती है उसमें अभी हमने बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोस के केस में नहीं होता है। जो उसे बनाता है आरएन सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप क्या बनाता है उसे, लेबाइल और डिग्रेडेबल, मतलब हाईली रिएक्टिव बनाता है। द प्रेजेंस ऑफ अ थाइमिडीन इंस्टेड ऑफ अ यूरेसिल कन्फर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू अ डीएनए, मतलब डीएनए के अंदर थाइमिन होता है यूरेसिल की जगह, क्योंकि आरएनए के केस में यूरेसिल होता है इसलिए। रिएक्टिविटी, आरएनए इज अ कैटालिटिक रिएक्टिव, डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव। म्यूटेशन, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस लाइक एग्जांपल टोबैको मोजाइक वायरस, बट म्यूटेट्स फास्टर ड्यू टू इंस्टेबिलिटी। अब आरएनए के अंदर एक तो सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा यूरेसिल प्रेजेंट है, तीसरा आरएनए का जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, आरएनए जो है
वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन के केस में अगर जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, तो काफी ज्यादा म्यूटेट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ वायरसेस हैं ऐसे जो काफी ज्यादा म्यूटेट करते हैं। अभी आपने कोविड-19 को देखा होगा, उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा म्यूटेट होने वाले और भी वायरसेस हैं। सबसे बेहतर एग्जांपल अभी आपको मैं बताता हूं। आपने राइनो वायरस के बारे में सुना होगा, जो कॉमन कोल्ड प्रोड्यूस करता है, आपको हर मौसम में सर्दी जुकाम हो ही जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? आरएनए। और आरएनए सबसे ज्यादा म्यूटेट होता है, सबसे ज्यादा रेट होता है म्यूटेट होने का आरएनए का। जितने भी आरएनए वायरसेस है वो सबसे ज्यादा म्यूटेट होते हैं। कोविड-19 वो भी आरएनए वायरस है, राइनो वायरस वो भी आरएनए वायरस है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आरएनए है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, बट स्टिल इट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। एक्सप्रेशन, आरएनए डायरेक्टली कोड्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए डिपेंड ऑन आरएनए। अब एक्सप्रेशन के केस में आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बनाया जा सकता है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, और आरएनए से पहले फिर उसके बाद प्रोटीन बनेगा। पहले डीएनए होता है, डीएनए के बाद आरएनए। इस पूरे प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट इज दैट डीएनए इज प्रिफर्ड टू एज अ स्टोरेज ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वेयर आरएनए इज द बेटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए आपका आरएनए बढ़िया है, लेकिन स्टोर करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए इज बेटर। अब ये एक तरीके का माइंड मैप होने वाला है। अब आप लोगों को जिसको हिस्ट्री याद रखने में तकलीफ होती है और याद करना होता है, तो इसमें शुरुआत से बता रखा 1869 में फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर द न्यूक्लियन नाउ नोन एज अ डीएनए, जिसको अब हम डीएनए कहते हैं। उस समय पे 1869 पे फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पस सेल्स के अंदर सबसे पहले डीएनए को देखा था। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द डीएनए एज अ डिस्टिंक्ट बायोमोलिक्यूल। फिर उसके बाद सट्टन एंड बोवरी, वही जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम। मतलब ये एक हिस्ट्री का चार्ट है जो बता रहा है कि कब से लेकर आज तक, अब तक कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ जेनेटिक्स के अंदर डीएनए का। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ आए, वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले सर, यूजिंग द आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। अभी हमने पढ़ा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया शो दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एग्जिस्ट। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है। उन्होंने बताया नहीं कि वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, बट उन्होंने बस इतना बताया कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रही है, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसकी वजह से वायरलेंट हो रहा है। 1944 में फिर उसके बाद मैक्लोइड एंड मैकार्टी, ओसवाल्ड एवेरी, इन्होंने फाइनली वो बायोकेमिकल्स को एनालिसिस करा और यूजिंग द डीएनएस, आरएनएस एंड प्रोटीन्स, और फाइनली कंक्लूड दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। 1952 में अल्फ्रेड हर्श एंड मार्था चेज प्रिंसिपल, अगेन ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, 32 phosphorus in DNA and 35 as protein in sulfur in radioactive sulfur in protein, proved that the DNA enter in the bacteria during the infection, confirming DNA is a genetic material. 1951 में 53 में रोजलिन फ्रैंकलिन एक लेडीज थी, प्रोड्यूस अ फेमस एक्स-रे डिफ्रैक्शन इमेज, जिसे हम फोटो 51 भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फोटो 51, ठीक है। शोइंग द डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। अब यहां तक अल्फ्रेड हर्श एंड मार्था चेज प्रिंसिपल तक, यहां तक हमें पता लग चुका था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, यहां तक हमें बिल्कुल अच्छे से पता लग चुका था। 1952-53 के बीच में रोजलिन फ्रैंकलिन आई, तो शोइंग डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे भी होती है 3D स्ट्रक्चर डायग्नोस करने के लिए, एक्सरे, एक्सआरडी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सआरडी शॉर्ट में बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द फुल फॉर्म। तो एक्सआरडी टेक्निक के जरिए किसी का भी 3D स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। इन्होंने डीएनए का 3D स्ट्रक्चर पता लगाया विद प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ अ हेलिक्स, एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए स्ट्रक्चर। अब उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद उन्हीं के वर्क को आगे बढ़ाया वॉटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने फाइनली प्रपोज करा एक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, एक्सप्लेनिंग द बेस पेयरिंग, एटी के बीच में डबल बॉन्ड एंड जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। और उन्होंने जेनेटिक रेप्लिकेशन मैकेनिज्म भी बताया। फिर उसके बाद एक और, ये जो क्रिक थे, फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने एक और चीज बताई, यहां पे लिख देते हैं, फ्रांसिस क्रिक डिस्क्राइब सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या था? उन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है
आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है। ठीक है, और डीएनए से डीएनए बनने को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से हम कहते हैं प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीजें फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी, इसी को हम फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वापस से बात करेंगे अपने इसी चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल करिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बायो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो उसको हल करा जाएगा वीडियो के जरिए। और आपको पर्सनल अगर नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है 45@gmail.com, ये मेरा ईमेल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और बस पढ़ते रहिए।